हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 5 गुणा 8 बराबर 36 लिखा जाता है और 9 गुणा 4 बराबर 32 लिखा जाता है तो 7 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 गुणा 8 बराबर यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 गुणा 4 बराबर यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 5 गुणा 8 बराबर 36 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 5 गुणा 8 बराबर 36 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो 5 और 8 को आपस में किया गया है गुणा। तो यहाँ पर 8 पंजे हो जाएगा कितना 40 है। अब 40 से 36 कैसे बनेगा, तो इस 40 में से यहाँ पर -4 करके यहाँ पर लिखा गया है 36। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 गुणा 4 बराबर 32 है, इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 गुणा 4 बराबर कितना लिखा गया है 32 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 9 और 4 को आपस में कर देंगे गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9 चौक 36 है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 40 में से -4 करके यहाँ पर 36 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 36 में से कर देंगे -4 है। तो 36 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 32 है। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 32 आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 7 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर बिल्कुल यहां पर बता देंगे कि 7 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, 7 और 5 को आपस में कर देंगे गुणा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी में से -4 किया गया है तो इस 35 में से भी -4 कर देंगे। तो 35 में से -4 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 31। यानी कि 7 गुणा 5 बराबर लिखा जाएगा 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 31 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि d प्लस p बराबर 20 लिखा जाता है और n प्लस m बराबर 27 लिखा जाता है तो z प्लस t बराबर क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए ये दूसरा प्रश्न भी सेम पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही सोल्व होगा। लेकिन पहले प्रश्न के अंदर आपको केवल संख्याएं दी गई थी, लेकिन दूसरे प्रश्न के अंदर आपको अल्फाबेट, लेटर और
संख्या दोनों दी गई हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि d प्लस पी बराबर यहां पर 20 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि n प्लस m बराबर 27 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि z प्लस t बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर हमें यहां पर पता करना है कि d प्लस पी बराबर 20 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई d प्लस p बराबर कितना लिखा गया है 20। तो यहां पर देखिए d प्लस p बराबर 20 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, d और p ये दोनों अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो इन सभी का किया गया है पहले नंबरिंग। तो देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर d आता है 4 नंबर पर और p लेटर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर, और 4 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा 20। और यहां पर ध्यान से देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि यहां पर देखिए n प्लस m बराबर 27 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम यहां पर भी पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से n प्लस m बराबर 27 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर n और m का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई देखिए n आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर और m आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर। और यहां पर देखिए यदि हम 14 और 13 को आपस में जोड़ देंगे तो 13 और 14 मिलकर बन जाएगा 27। और यहां पर ध्यान से देखिए 27 आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि z प्लस टी बराबर क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहां पर बिल्कुल बता देंगे कि z प्लस टी बराबर क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर हमें पता करना है कि z प्लस टी बराबर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अल्फाबेट लेटर का यहां पर कर देंगे नंबरिंग। तो देखिए z का नंबर होता है कितना 26 और t का नंबर होता है 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 26 और 20 मिलकर बन जाएगा कितना 46। यानी कि z प्लस टी बराबर लिखा जाएगा 46। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 46 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 45 का संबंध है 92 के साथ में, तो 40 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए, और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में सोल्व किया जाता है कैसे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 45 से यहां पर 92 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 45 से यहां पर 92 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 40 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर 45 से यहां पर 92 बन जाएगा कैसे। यदि हम क्या करें,
इस 45 का क्या कर दे, पहले तो कर दे 2 गुना और इसके अंदर ऐड कर दे 2 को। तो देखिए 45 का 2 गुना होता है कितना, 90, और 90 के अंदर इस 2 को ऐड कर देंगे तो 90 और 2 बन जाएगा कितना, 92। और ध्यान से देखिए 92 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे 40 के अंदर और 40 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से पहले 45 का 2 गुना किया गया है और प्लस 2 करके जिस संख्या में, यानी कि पहले क्या किया 45 का 2 गुना तो कितना आया 90, और 90 के अंदर प्लस 2 करके यहां पर लिखा गया है 92। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे 40 का 2 गुना और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 को। तो यहां पर देखिए 40 का 2 गुना कितना होता है 80, और 80 के अंदर इस 2 को ऐड कर देंगे तो 80 और 2 मिलकर बन जाएगा 82। अब हमें देखना है कि 82 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 82 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो अब इस कंडीशन में हम इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यदि प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न के अंदर दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक अब कब लगाएंगे, जब आपको दूसरा लॉजिक आता होगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको गुणा वाला लॉजिक ना लगाकर क्या करना है, प्लस वाला लॉजिक लगाना है। तो यहां पर देखिए 45 से यहां पर 92 बन जाएगा कैसे, तो देखिए यदि हम 45 के अंदर क्या कर दें, प्लस 47 कर दें तो 45 और 47 मिलकर बन जाएगा 92। और मेरे भाई यहां पर देखिए 92 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे 40 के अंदर और 40 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 40 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 47 कर देंगे। तो 40 और 47 मिलकर कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 40 और 47 मिलकर बन जाएगा 87, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 87। अब हमें देखना है कि 87 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 87 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में देखिए इस पीडीएफ सेट के अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मामा
परिवार और मामी का सही वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। और देखिए वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 3 शब्द कौन कौन से हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है मामा, दूसरा शब्द है परिवार और तीसरा शब्द है मामी। ये 3 शब्द हैं, इनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला शब्द है मामा, दूसरा शब्द है परिवार और तीसरा शब्द है मामी। तो मामा क्या होता है आप जानते हो, मामी क्या होती है ये भी आप जानते हो। तो देखिए मामा क्या होता है, एक पुरुष होता है, और मामी क्या होती है, एक यानी कि मामा पुरुष होता है और मामी क्या होती है, एक महिला होती है। तो मेरे भाई देखिए पुरुष और महिला दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मेरे भाई मामा और मामी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन देखिए जो मामा होता है ये भी क्या होता है, एक परिवार का सदस्य होता है, और जो मामी होती है ये भी क्या होती है, एक परिवार की सदस्य होती है। तो इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द कौन सा है, तो मेरे भाई कॉमन शब्द है परिवार। तो यहां पर पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए, परिवार के लिए। फिर देखिए दूसरा शब्द हम बनाएंगे या दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, मामा के लिए। मामा क्या है, परिवार का सदस्य है। तो मामा का आरेख बन जाएगा किसके अंदर, परिवार के अंदर है। तो मेरे भाई ये परिवार का आरेख है और परिवार के आरेख के अंदर बन जाएगा मामा का आरेख है। फिर क्या बच गया, तीसरा शब्द बच गया क्या, मामी। मामी भी क्या है, एक परिवार की सदस्य है। तो मेरे भाई मामी का आरेख भी बन जाएगा किसके अंदर, परिवार के आरेख के अंदर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर परिवार के आरेख के अंदर ही मामी का आरेख बन जाएगा। और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये है मामा और ये है मामी, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मामा, परिवार और मामी इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 172 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यह पता लगाना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए यदि एक ट्रेन 172 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी आपसे पूछी गई है, तो दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो दूरी ज्ञात करने से पहले आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ये होता है दूरी का सूत्र। अब इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई समझिए, यहां पर
देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। हमें क्या निकालना है, दूरी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूरी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूरी। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको चाल क्या दी गई है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की चाल दी गई है 172 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो जाएगी मेरे भाई कितनी, 172 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए समय कितना दिया गया है, समय आपको यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पर इसको सोल्व करिए तो मेरे भाई देखिए 172 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 516। अब यहाँ पर दूरी पूछी गई है तो दूरी मापी जाती है किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे किलोमीटर है। यानी कि देखिए यदि एक ट्रेन 172 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी होगी 516 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 516 किलोमीटर है किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 516 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भरतनाट्यम नृत्य शैली का मूल स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का मूल स्थान है तमिलनाडु। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध कथक नृत्य शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कथक नृत्य शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रसिद्ध कथक नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कथक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना प्रसिद्ध कथक नृत्य शैली उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी है चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अजंता की गुफाएं मूर्तियां और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखना अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
सांस्कृतिक त्रिवेणी के रूप में प्रसिद्ध 3 नृत्य रूप कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सांस्कृतिक त्रिवेणी के रूप में प्रसिद्ध 3 नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य। ये 3 नृत्य क्या हैं? सांस्कृतिक त्रिवेणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मशहूर कलारूप मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मशहूर कलारूप मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मशहूर कलारूप मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सी नदी सदाबहार नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो गंगा नदी है ये गंगा नदी सदाबहार नदी के रूप में जानी जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखना गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और इस गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर नोट करना। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ठीक है। और 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की या फिर माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है कितनी? 8,848.86 मीटर। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना, ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना एक्यूरेट ऊंचाई है कितनी? 8,848.86 मीटर। ठीक है, और 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आप सभी को मैं गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और यदि इस पीडीएफ सेट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है सांबर झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 15 में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 13 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।